हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि ये पल्सेस क्रॉप की यानी कि दलहनी फसल की लास्ट क्रॉप है। इसके बाद में सभी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, बिकॉज हमने सीरियल्स क्रॉप जो खाद्यान्न फसलें थी उनको तो कंप्लीट पहले से कर रखा है और अभी पल्सेस क्रॉप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। जो आपके सुपरवाइजर और जेट के एग्ज़ाम में है वो जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आपका लाइव सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि कोई भी आपको डाउट हो तो आप उस डाउट को पूछ सको और यहीं पे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिया गया होगा, साइड में वीडियो की साइड में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा ऐसा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको जितनी भी क्लासेस लग चुकी हैं सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये क्या है, पी का प्लांट है। ये पी का प्लांट है, इस टाइप का होता है मटर का प्लांट। और ये क्या है, ये जो फलियाँ लगी हुई है ना, ये इस टाइप की फली होती है और इनके अंदर इस टाइप के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं। ओके, और इनको ग्रीन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जब ये हरी होती है तो उस अवस्था में भी इनको यूज़ में लिया जाता है, सब्जी बनाने के लिए और भी बहुत काम के लिए इनको यूज़ में लिया जाता है हरी अवस्था में भी। और फिर इनको पकने पे भी क्या करती हैं, इनको निकाला जाता है और इनके बहुत जो है यूज़ हैं, अलग अलग यूज़ हैं। इसका जो फ्लावर है, ये एक चीज़ है कि लेग्यूम के अंदर जो फ्लावर होते हैं, जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल की हैं उनके अंदर जो फ्लावर है, ये देखो अपने बात करती हैं कि ये वाली क्रॉस पोलिनेटेड है, ये वाली क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, कोई भी फ्लावर है तो उसका क्या है, ये देखो मैंने बोला था आपको एक होता है मेल पार्ट, तो ये देखो ये बीच वाला इसका मेल पार्ट है, इसका ये ऊपर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो साइड में है ना, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के देखो चार, ये क्या है, ये है स्टेमन। ओके, ये है मेल पार्ट, नर भाग है ये वाले, ये बीच वाला मादा भाग है। तो और ये इसके अंदर जो है ये है ओव्यूल, ठीक है, ये वाले जो राउंड राउंड शेप से दिखाई दे रही है ना आपको, ये है ओव्यूल। और ये वाला पोर्शन क्या है, ओवेरी, यहीं से बनती है वो जो फलियां बनती हैं। और इस टाइप के ये जो है फूल होते हैं, इस फूल को इसने दिखाया यहाँ पे अलग से कि इस टाइप के इसके फूल होते हैं। तो मटर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बॉटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम के बारे में बात करते हैं। जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है, पाइसम स्टाइवम। बॉटेनिकल नाम क्या है इसका, पाइसम सटाइवम। और इसे गार्डन पे भी बोला जाता है। और ये देखो इस टाइप की फलियां लगती है, ऊपर मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया था। इसका परिवार या फिर फैमिली, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करती है, कौन से कुल से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको हर वीडियो में मैंने एक ही बात बताई है कि चाहे लेग्यूमिनेसी लिखा मिले आपको, चाहे फेबेसी, कई बार फेबेसी नाम दे के लेग्यूमिनेसी दिया गया होता है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना फेबेसी होता है, पैपिलियोनेटी होता है, ये सब क्या है, लेग्यूमिनेसी की सब फैमिलीज हैं, ठीक है, इसके आगे इसके पार्ट हैं। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में आए कि मटर जो पी है उसकी फैमिली कौन सी है, वो कौन से कुल से या कौन से परिवार से बिलोंग करती है, तो कौन से परिवार की है मटर, कौन से कुल की है मटर, लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी। ओके, और फिर क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे कि गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है मटर में, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो 2n = 14 यानी कि 2n = 14 जो है वो क्या है, इसकी क्रोमोसोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या है पी की, पाइसम स्टाइवम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, यानी कि इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रवि, यह क्या है कि रवि की फसल है, यानी ये दलहनी फसल है, ये तो हमें पता ही है कि ये दाल वाली फसल है। और जैसे आप सबको पता होगा कि दाल वाली फसल के दो फीचर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट तो ये जो इनके बीज होते हैं ना, उनको आप जब थोड़ा सा ही इन पे प्रेस करोगे ना तो क्या होगा कि थोड़ा सा प्रेस इन पे डालते ही, थोड़ा सा इन पे दबाव डालते ही क्या होंगे, टूट जाएंगे और ये अलग अलग दो भागों में बंट जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण से इनको द्विबीजपत्री भी बोला जाता है। और फिर दलहनी क्रॉप का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है कि जितनी भी दलहनी फसलें ना, उनकी जड़ों में क्या है, ऐसे गांठें पाई जाती है, राउंड राउंड शेप की गोल गोल गांठें पाई जाती है, जिन्हें हम नोड्यूल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इन नोड्यूल का क्या काम होता है, इन नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वातावरण में यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं
वहाँ पे क्या होती है, जो नाइट्रोजन फ्री पड़ी होती है ना, उस नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, सोइल के अंदर फिक्सेशन कर देते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिक्सेशन करने से क्या होगा, एक तो जब हम इस क्रॉप को ग्रो करेंगे, यानी कि पी की क्रॉप, मान लो पी जो है, मटर जो है वो फील्ड के अंदर ग्रो की गई, तो नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसका, उस न्यूट्रेंट की कमी नहीं होगी इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी बहुत नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे इसके बाद में कोई भी दलहनी फसल पहले हमने खेत के अंदर क्या की है, बोई है, जैसे रवि के अंदर हमने पी को ग्रो किया है, तो उसके बाद में हम खरीफ के अंदर कोई और फसल को लगाएंगे ना, तो वहाँ पे भी उस फसल को भी नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा, क्योंकि रबी में जब हमने दलहनी फसल को लगाया था ना, तो इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके छोड़ दिया सोइल के अंदर, तो ये जो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप होगी ये क्या होगी, इसका यूज़ कर लेगी। तो ये क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को, यानी कि उर्वरा शक्ति को क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है। इसीलिए दलहनी फसलों की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, इनको अलग से लगाया जाता है सोइल को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि रबी की ये क्या है, दलहनी फसल है, यानी मुख्य फसल है। विश्व में इसकी खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे की जाती है, अपना भारत इसकी खेती करता है मटर की। मटर सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है, और एक ये महत्वपूर्ण फसल है। इसमें न केवल प्रोटीन तत्वों की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, इसके अलावा भी क्या क्या पाया जाता है, विटामिन, फॉस्फोरस, लोहा यानी आयरन तत्व भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और देश भर में मटर यानी पी की खेती व्यापारिक स्तर के लिए होती है, यानी कि इसे बेचने के लिए, इससे इनकम लेने के लिए इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलवायु की, यानी कि कैसी जलवायु, कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है फसल को ग्रोथ करने के लिए। तो इसकी फसल के लिए नम व ठंडी जो जलवायु है कि उसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे जुलाई लिखा गया, ये जलवायु थी, जलवायु की आवश्यकता होती है नम और ठंडी जलवायु की। इसीलिए हमारे देश में अधिकांश स्थानों पर मटर की फसल जो है वो रबी की ऋतु में ही उगाई जाती है, बिकॉज रबी ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है वो क्या है, सर्दी के अंदर उगाई जाने वाला सीजन है ये। इस सीजन में जो फसलें उगाई जाती है वो सर्दी में उगाई जाती है। बीज अंकुरण के लिए तापमान, यानी जब जो बीज है, मटर का बीज हम फील्ड के अंदर लगा देंगे तो उस टाइम क्या होगा, जो बीज जब जर्मिनेट होगा, जब प्लांट निकलना शुरू होगा, अंकुरित होना शुरू होगा, तो क्या होगा, उस टाइम ये बोल रहा है कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर रहना चाहिए, तापमान रहना चाहिए। अच्छी वृद्धि एवं पौधे के विकास के लिए, यानी कि पौधे का विकास अच्छा हो उसके लिए, और अच्छी यानी अच्छा उसकी अच्छी वृद्धि हो, विकास हो, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 10 से 18 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा की बात करेंगे, यानी कि एक साल के अंदर कितनी एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, तो 60 से 80 सेंटीमीटर। अगर आपको mm में पूछा जाए तो 600 से 800 mm जो है एनुअल रेनफॉल की या फिर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे 600 से 800 mm या फिर 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना, उन एरिया के अंदर हम इस फसल को, पी या फिर मटर की फसल को आसानी से लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मटर के वृद्धि काल में अधिक वर्षा का होना अत्यंत हानिकारक होता है। अगर ज़्यादा बारिश होगी, मटर की जब मटर क्या कर रही होगी, वृद्धि यानी ग्रोथ कर रहा होगा मटर का प्लांट, उस टाइम में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या है, ये हार्मफुल है, अच्छी बात नहीं है। इतना अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उससे फसल को लॉस होगा, इंसेक्ट पेस्ट का डर जो है वो ज़्यादा रहेगा। फिर हम बात करते हैं भूमि का चयन या फिर सोइल की, यानी कि जो फील्ड का सिलेक्शन कैसे करते हैं या फिर सोइल कैसी होनी चाहिए। तो मटर के लिए उपजाऊ और जल निकास वाली मृदा सर्वोत्तम है। सभी पल्सेस क्रॉप में हमने यही पढ़ा है कि दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकास वाली। जल निकास का क्या मतलब है कि जहाँ पे पानी रुके नहीं, यानी कि मान लो बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे यहाँ पे फसलें हैं और इनके बीच में क्या है, पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो इससे क्या होगा, प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो फसल को नुकसान ही होगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी खेती के लिए जो दोमट है, दोमट मिट्टी जो है ना वो बेस्ट है, ये मैंने अभी आपको बताया था। सिंचाई की सुविधा होने पर दोमट मिट्टियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अगर जो ब्लूई दोमट मिट्टियाँ होती है ना, वहाँ पे सिंचाई है, यानी कि पानी है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में, तो क्या है, वहाँ पे भी हम मटर की खेती कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी मिट्टी की पीएच मान कितना होना चाहिए अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए 6.5 से 7.5, ये आपसे पूछा जाता है।
कि pH मान कितना रहना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 जहाँ पे pH होगा वहाँ पे हम अच्छी तरह से इन्हें ग्रो कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो खेत की बात करती हैं कि खेत की तैयारी कैसे की जाती है, यानी कि फील्ड जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। खेत को पहले हम कोई भी फसल को लगाते हैं तो उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है, पाटा वगैरह लगा के बिल्कुल उसे तैयार करना पड़ता है कि जिससे हम नेक्स्ट क्रॉप को उसके अंदर क्या कर सकें, कल्टीवेट कर सकें, नेक्स्ट जो फसल है उसे क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। तो इसमें क्या रबी की अन्य फसलों की तरह मटर की फसल के लिए खेत तैयार किया जाता है, जैसे कि रबी की बाकी फसलों के लिए खेत तैयार किया जाता है ना, पाटा लगा के, और जो कंट्री प्लाऊ है उनसे पहले अच्छी तरह से क्रॉस प्लाविंग की जाती है, उसके बाद में ऐसे पाटा लगा के भूमि को समतल कर लिया जाता है। तो खरीफ की फसल जैसे ही कट जाए तो उसके बाद में क्या करेंगे, मिट्टी पलटने वाले हल से एक हल्की सी जुताई कर लेते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, 2 से 3 जुताई देसी हल और कल्टीवेटर से की जाती है। और प्रत्येक जुताई के बाद, यानी कि जैसे हमने एक बार जुताई कर दी तो उसके बाद में क्या करते हैं, पाटा लगा देते हैं, जिससे कि जो ढेले बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। और भूमि जो है उसमें क्या है, मॉइस्चर जो है कंजर्व रहती है, यानी कि मॉइस्चर जो नमी है वो उसका संरक्षण रहता है। और बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना भी आवश्यक है। जैसे बुआई हो रही है तो उस टाइम क्या है, पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए। तो किस्म और वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी किस्म और वैरायटी है, राजस्थान DMR7 जो है जिसे हम अलंकार बोलते हैं, और पंत मटर 42 जो है इसकी प्रमुख वैरायटी जो भी राजस्थान के अंदर ग्रो की जाती है। RKL है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। प्री पीजी की बात कर लो, चाहे जेट की बात कर लो, सुपरवाइजर की बात कर लो, RKL किसकी वैरायटी है, तो P की वैरायटी है RKL। और आजाद P3 और अर्का, अजीत और मटर 4 ये किसकी वैरायटीज है, सभी P की वैरायटी है। फिर बुआई का समय बात करते हैं कि जब कोई भी फसल है उसका अलग अलग टाइम रहता है कि कौन सी फसल को कब ग्रो किया जाए, किस टाइम में ग्रो किया जाए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, यानी कि कौन सा टाइम उसके लिए सूटेबल है उसकी सोविंग के लिए। तो अक्टूबर से नवंबर मंथ में हम इसे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकती हैं, यानी कि अक्टूबर से नवंबर माह में इसकी बुआई की जा सकती है। फिर बीज को जैसे हम ग्रो करेंगे ना तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, बीज को ट्रीट कर लेना चाहिए, यानी कि बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। कैप्टान और थिराम इन दोनों केमिकल्स में से एक केमिकल का यूज़ करती हैं और इनकी डोज कितनी रखी जाती है, 3 ग्राम ही लेते हैं। चाहे तो थिराम ले लो 3 ग्राम, चाहे कैप्टान ले लो। मान लो हमने थिराम 3 ग्राम लिया है तो इससे हम ये पर हेक्टेयर नहीं था, यहाँ पे पर केजी था, सॉरी पर केजी जो है इनकी डोज रखी जाती है, यानी कि 3 ग्राम पर केजी बीज को उपचारित करने के लिए, यानी मटर के 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थिराम या फिर कैप्टान लेंगे तो वो बहुत होगा, इनफ होगा इसके लिए। ये मैंने आपको जो भी बताया था वही है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसकी रूट के अंदर नोड्यूल्स पाई जाती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होता है, और इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करती हैं, जिसको मैंने डिटेल से जो मूंग और मोठ की क्लास है ना उन दोनों क्लासों में बताया कि राइजोबियम कल्चर क्या होता है। ठीक है, राइजोबियम कल्चर को हम कैसे तैयार करते हैं, वाटर लेके और उसके साथ में गुड़ को लेके फिर दोनों को गर्म किया जाता है। फिर जब ये घोल ठंडा हो जाता है, मिक्सचर ठंडा हो जाता है, उसके बाद में इसके अंदर जो कल्चर मार्केट से लाया जाता है राइजोबियम का, उस कल्चर को मिक्स करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो बीज है हमारा उस बीज के ऊपर इसे लगा देते हैं। ठीक है, एक पतली सी लेयर इसकी चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से राइजोबियम से ट्रीट करके फिर इसे क्या किया जाता है, खेत के अंदर इसकी बुआई की जाती है। फिर बात करते हैं बीज दर या फिर इसकी जो बीज दर के टाइम हम दूरी रखते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी कि कतार से कतार की दूरी, रो से रो की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी। तो नॉर्मली हम बुआई के लिए बीज दर कितनी रखेंगे, 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर हमें ये जो मटर है इसकी खेती करनी है। तो हम कितने बीज लेंगे, कितना यानी कितना किलो बीज लेंगे, तो 70 से 80 केजी बीज लेंगे हम 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए मटर की। ओके, 70 से 80 केजी बीज लेंगे हम 1 हेक्टेयर के लिए। और पछेती बुआई के लिए यानी कि सीजन निकल चुका है, फिर हम अक्टूबर नवंबर के बाद में दिसंबर या जनवरी तक हम सोविंग कर रही हैं इसकी, तो हम क्या करेंगे 90 से 100 केजी सीड लेंगे पर हेक्टेयर। ये सीड ज़्यादा क्यों लिया जाता है इससे 20-30 किलो, बिकॉज इसका ये रीज़न रहता है
कि उसका सीजन तो जो था वो तो निकल चुका है, तो फिर हो सकता है कि बीज जो है वो अंकुरित कम हो। बिकॉज अगर हमने अक्टूबर और नवंबर में लगाया था, मतलब वो मंथ जो है वो इसके लिए सूटेबल है। उस टाइम पे क्या है, इसका जर्मिनेशन अच्छे से हुआ। वो जो टेम्परेचर था ना, जब का तापमान था अक्टूबर नवंबर का, वो उस टेम्परेचर में अपनी ग्रोथ कर सकते थे, अपना जर्मिनेशन कर सकते थे न्यू प्लांट का। तो वो लेट हो गया, वो टाइम तो निकल चुका है। तो उसके बाद में हम बीज की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, ताकि मान लो कि एक आधा प्लांट अगर नहीं भी निकले तो हमारा सीड रेट ज़्यादा डाला हुआ होगा, तो क्या होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एवरेज 1 हेक्टेयर से उतनी निकल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि किससे बुआई की जाती है, तो सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल यानी जो बिजाई वाली मशीन होती है उससे की जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर। और जो प्लांट है यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। और बीज की गहराई कितनी रखी जाती है, 4 से 7 सेंटीमीटर। गहराई का क्या मतलब है, ये हमारी सोइल है, इस सोइल में जब हम बीज को डालेंगे तो ये बोला है कि 4 से 7 सेंटीमीटर गहराई पे बीज को क्या किया जाता है, डाला जाता है। इससे ना ही तो ज़्यादा ऊपर डाला जाए और ना ही नीचे, बिकॉज ज़्यादा नीचे डाला जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा ऊपर डाला जाएगा तो क्या होगा, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। या तो जो पक्षी वगैरह हैं वो उसे ले जाएंगे, या फिर कोई और पेस्ट वगैरह इसके अंदर लग जाएगा, और इससे क्या होगा कि सोयल नहीं मिल पाएगी, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ले पाएगा, और जिससे क्या होगा, ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, न्यू प्लांट नहीं बन पाएगा। तो ये वाला प्रोसीजर रहता है इसका। फिर बात करें कि रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट क्या होता है, तो मान लो कि ये जो है ये प्लांट लगे हुए हैं, सभी 4 प्लांट है, ये दूसरी रो है हमारी, यानी दूसरी कतार है। ये पूरी एक कतार है, ये पूरी दूसरी कतार है। दोनों कतार के बीच में, दोनों पंक्तियों के बीच की जो दूरी है उसे ही बोलते हैं हम रो इंटू रो डिस्टेंस, या फिर पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये कितनी रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ओके, कितनी, 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और पौधे से पौधे की दूरी यानी प्लांट से प्लांट की दूरी अगर हम बोले तो कितनी रखेंगे, 5 से 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारा एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों प्लांट के बीच में ये देखो डिस्टेंस है ना, ऐसे तो यानी बिल्कुल पास पास में इनको लगा दिया, ऐसे तो नहीं लगाते हम, इनके बीच में डिस्टेंस रखी जाती है। तो जो डिस्टेंस रखी जाती है उसे बोलते हैं प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा रो इंटू प्लांट डिस्टेंस, तो इतनी रखी जाती है। और 4 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पे इसे क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की, यानी कि फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए, सोयल, ये जो मटर है इसके प्लांट को फर्टिलाइजर की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, तो कितनी आवश्यकता रहती है, नाइट्रोजन देंगे 20 से 30 kg। सीरियल्स में जो खाद्यान्य फसलें थी उसमें हम देते थे 80 से 90 kg, इससे भी ज़्यादा। तो इसके अंदर कम क्यों है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, ये तो खुद ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकती है, ये तो खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। इसकी जड़ें जो है उसमें क्या है, गांठें पाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। जो वातावरण में फ्री नाइट्रोजन होती है ना, उसका फिक्सेशन करती हैं सॉइल के अंदर। तो नाइट्रोजन कितनी देंगे, 20 से 30 kg पर हेक्टेयर। फॉस्फोरस कितनी देंगे, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर। ओके, कितनी दी जाती है फॉस्फोरस, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर। पोटास की बात करें तो 20 से 30 kg पर हेक्टेयर दी जाती है जो पोटास है। ठीक है, तो इनकी अलग अलग डोज है जो पर हेक्टेयर में अप्लाई की जाती है। और जिन मृदाओं में अगर मान लो कोई सॉइल ऐसी है जिनमें जिंक की कमी है, तो वहाँ पे जिंक की कमी को पूरा करने के लिए 15 किलो जिंक सल्फेट भी दे दिया जाता है पर हेक्टेयर। फिर बात करते हैं सिंचाई या फिर इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई कितनी देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए। तो मिट्टी में उपलब्ध नमी व शरदकालीन वर्षा के आधार पर फसल को 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता प्रारंभिक अवस्था में होती है। यानी कि जैसे ही जो मटर की फसल है उसने ग्रोथ करना शुरू किया स्टार्टिंग में, तो तब क्या होगा, उसे 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होगी, यानी उसे 2 से 3 बार पानी देना होगा, और उसके बाद में उससे पानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बोला है कि प्रथम सिंचाई यानी पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, 45 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई अगर आवश्यकता हो तो करेंगे कब, जो फली भरते समय, यानी कि जब जो फली है ना उसके अंदर जो दाने हैं वो बन रहे हों, फली भर रही हो, तो उस टाइम क्या करेंगे, हम दूसरी सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्रिटिकल स्टेज है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। ये मान लो पी का फील्ड है, यानी कि मटर का खेत है, इसमें ये देखो मटर लगी हुई है, बीच में ये देखो छोटे छोटे प्लांट और दिखाई दे रही हैं। तो ये प्लांट जो है
कि ये मान लो ऐसे प्लांट है, यानी कि मान लो ये मोट का प्लांट है, ये मूंग का प्लांट है, या फिर कोई और फसल का, या फिर कोई जंगली चौलाई वगैरह वो है जो वीड है, हमारी खरपतवार है। तो ऐसे प्लांट जिनको हमने उगाया ही नहीं फिर भी अपने आप से फील्ड में उगे हुए हैं, उन प्लांट को हम क्या करेंगे, हाथ से उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देंगे, और या फिर खुरपी वगैरह की सहायता से हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल देंगे। और अगर वीड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी खरपतवार जो है, ऐसे प्लांट जिनको हमने उगाया नहीं है और फिर भी फील्ड के अंदर खुद से उग गई है, तो ऐसे प्लांट अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी हम हाथ से उन्हें नहीं निकाल सकते, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रसायन का उपयोग करेंगे, यानी केमिकल का यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो किसकी स्प्रे की जाती है, पेंडिमेथालिन की 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर, बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर ही कर देती हैं। 500 से 700 लीटर पानी लेंगे और उसके अंदर 2.5 से 3 लीटर पेंडिमेथालिन मिक्स करके और फिर पूरे खेत के अंदर क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे इसकी, जब बुआई के 2 से 3 दिन बाद। और हैंड होइंग मैंने आपको बता ही दिया कि हाथ से उखाड़ के फेंकना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटाई और मढ़ाई की, यानी कटाई कैसे की जाती है, जो कटिंग है हार्वेस्टिंग जिसे बोलती हैं, और मढ़ाई मीन थ्रेसिंग, यानी इसे कैसे निकाला जाता है। तो मटर की फसल जो है वो सामान्यतः 130 दिन से 150 दिन के अंदर पक के पूरी तैयार हो जाती है, यानी कि 6 मंथ के अराउंड ये क्या होती है, पक के तैयार हो जाती है। ठीक है, सॉरी 6 मंथ, हाँ नहीं, 4 से 5 मंथ के अराउंड क्या है, पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद में है इसकी कटाई द्रांति से की जाती है, तो ये वाली है द्रांति। ठीक है, इससे कटाई की जाती है और 5 से 7 दिन धूप में सुखाते हैं, उसके बाद में थ्रेसिंग की जाती है। कोई भी फसल है उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करते कि हाँ उसे कट किया और उसके जस्ट बाद में क्या किया, उसे निकाल लिया, नहीं, उसे 1-2 दिन या फिर इनकी अलग अलग टाइमिंग होती है, उतने टाइमिंग तक इसको फील्ड में पड़े रहने दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर कोई बीज जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो वाला सब मेंटेन हो जाएगा। और इसीलिए इसको कितने दिन रखते हैं, पी को 5 से 7 दिन तक धूप में रखा जाता है, उसके बाद में इसको निकाला जाता है, इसकी मंडाई की जाती है। भंडारण के दौरान कीट से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट का उपयोग करते हैं, इनकी गोलियों का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या करते हैं भंडारण के टाइम, यानी हम जब स्टोर करके रखेंगे ना बीज को, तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। जबकि हरी फली की बुआई के 70 से 90 दिन में किस्मों के अनुसार तैयार हो जाती है। मान लो कि हमें हरी फली के लिए, हरी फलियां लेने के लिए, जैसे मैंने ऊपर आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया था कि ये हरी फलियां हैं, तो उनकी बुआई उनके लिए हम कर रहे हैं, उस पर्पज से हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 70 से 90 दिन बाद वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, हम उनको तोड़ लेंगे वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पैदावार की बात करें कि कितनी ईल्ड होती है, ये देखो ये होती है हरी फलियां, और ये होता है बीज पकने के बाद, और ये जब हम हरी इन्हें निकाल लेते हैं, ये वाले जो बीज है ना, यही बीज ये है जो सूख के पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, पूरी मैच्योर फसल के बीज हैं ये। इन बीजों से क्या कर सकते हैं, हम एक न्यू प्लांट, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इनसे हम नया पौधा तैयार नहीं कर सकते बिकॉज ये परिपक्व नहीं है, और ये वाले पूरी तरह से मैच्योर है। तो पैदावार कितनी रहेगी, 18 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है वो मिलती है, और हरी फलियों की 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यानी कि अगर इसके लिए हम ग्रो कर रहे हैं तो 90 से 150 क्विंटल, और अगर हम अकेले दाने के लिए ग्रो कर रहे हैं तो 18 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है हमें यील्ड मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लें। 500 सब्सक्राइबर होते ही आपको जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले हैं उनको जीके की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाएगी, तो जल्दी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सभी वीडियो जितने भी कोर्स हैं आपके लिए फ्री रहने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी लेके आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो।